कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, सब अच्छे से मज़े कर रहे होंगे। आज फिर एक भी बॉल आपके सामने आ गई। आप कहेंगे सर क्या सारे दिन बॉल से खेलते रहते हो? आज का काम हमारे पास इस बॉल का ही है बेटा जी, तो इसलिए अपने को इस बॉल का ही काम आज करना है। टॉपिक का जो नेम है, आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर। अब स्पेयर आने से पहले मैं आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन करा दूं कि स्पेयर हमारे पास कितने तरह के होते हैं और किस किस तरीके से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और कैसे कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहली चीज, जनरली जब भी स्पेयर की बात हमारे पास आती है तो स्पेयर में दो तरह के स्पेयर हमारे पास होते हैं। सबसे पहला स्पेयर हमारे पास होता है, इसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो आती है दैट इज स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल। अब जो हमारे पास शेल हमारे पास ये होती है, तो ध्यान रखना ये जो स्पेरिकल शेल हमारे पास है, अभी इनके दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। और एक दूसरा हमारे पास होता है सॉलिड स्पेयर। सॉलिड स्पेयर। अब स्पेरिकल शेल और सॉलिड स्पेयर में क्या अंतर है? स्पेरिकल शेल का मतलब खोखली बॉल, जैसे कि ये मेरे पास होलो है, देखो ये होलो है, आपको इसका साउंड भी आपको आ रहा होगा, ये होलो हमारे पास बॉल है। दूसरा एक सॉलिड होता है, जैसे कि आप लोग सिंपल एक कंचे आप देखते हैं छोटे छोटे से, ये बिल्कुल एक सॉलिड हमारे पास होते हैं। तो हमें कौन सा करना है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई? नहीं, टेंशन नहीं, अभी तो और कंफ्यूजन अभी पहले मैं क्रिएट कर दूंगा आपके लिए। स्पेरिकल शेल में भी दो होते हैं और सॉलिड स्पेयर में भी दो होते हैं। कहोगे सर पागल करके छोड़ोगे कि आज हमें पहले तो दो स्पेयर, अब उसके अंदर भी दो? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब ये इसमें स्पेरिकल शेल कौन कौन सी होती है जी? दो तरह की स्पेरिकल शेल हमारे पास होती हैं। पहली एक तो कंडक्टिंग, और जिसका दूसरा नाम होता है मेटलिक, और दूसरा हमारे पास होता है हमारे पास नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, जिसका दूसरा नाम हमारे पास होता है इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग शीट, इंसुलेटिंग शेल। सेम यहां पर भाई साहब ध्यान रखना, सेम यहां पर तो ये पहला पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट, यहाँ ए और बी से हम बोल लेते हैं। सेम इसमें यहां पर भी पहला मेटलिक और दूसरा इंसुलेटिंग, या दूसरे नेम में हम बोले तो दैट इज कंडक्टिंग, और इसे नॉन कंडक्टिंग। ओके, सो अब बोलोगे सर टॉपिक क्या आप लेके चले थे, एक स्पेयर पार्ट्स बना दिए इतने सारे। तो मेरे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, बहुत छोटी सी यहाँ पर अपने को अब क्या करना है, मैं इससे बहुत काम को इजी करने वाला हूं, जरा समझना। सबसे पहली चीज हमारे पास, अगर मैं बात करूं सेल की, ये एक थिन सेल है। थिन सेल का मतलब होता है, मैंने वो बताया थिन का, उसकी थिकनेस बहुत बहुत पतली है, सिर्फ हमारे पास उसकी बाउंड्री है, सरफेस एरिया ऐसा पूरा। ओके, अब थिन सेल चाहे मेटलिक हो चाहे नॉन मेटलिक हो, ध्यान से सुनना वर्ड को, थिन सेल चाहे मेटलिक हो चाहे नॉन मेटलिक हो, कंडक्टिंग हो चाहे इंसुलेटिंग हो, चार्जेस हमारे पास अगर आप देखेंगे, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड करने पड़े तो हमें कहां पर वे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? सही बात है, वे उसके, अगर ये हमारे पास चाहे कंडक्टिंग है चाहे हमारे पास नॉन कंडक्टिंग हो, और अगर मैं इसे चार्ज दे रहा हूं और मैं इससे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वे कहां पर रहेंगे? इसके सरफेस पर, क्योंकि अंदर तो जाने के लिए कुछ नहीं है, वो तो खोखली है, होलो है। ओके, तो एक तो समस्या आपकी मैंने यहां पे सोल्व कर दी कि जो एक्सप्रेशन हम इसके लिए करेंगे वही सेम किसके लिए लागू होगा? वही सेम हमारे पास इसके लिए लागू होगा। अब कहोगे कि सर इन दोनों में अब क्या करना है अपने को? टेंशन नहीं, इन दोनों का भी काम मैं आसान करता हूं। मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास अगर मेटलिक स्पेयर है, मेटलिक, आपने सपोज करो कोई एक सिरिंज ली और एक सिरिंज से आपने उसके मेटल के अंदर, आपने उसके अंदर चार्ज उसके अंदर एंटर कर दिया, तो वे क्या चार्ज मेटल के, अगर एक सॉलिड स्पेयर है मेटल का, तो क्या वे अंदर ही रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपको पता है क्यों? हमारे पास वे अर्थ मेटल के अंदर मूव कर सकते हैं, तो मूव करते करते कहां पर आएंगे? मूव करते करते वे सरफेस पे आ सकते हैं। सरफेस से आगे क्यों नहीं जा सकते? सरफेस के बीच में एयर है और एयर तो हमारे पास उसे आगे नहीं जाने देगी, तो फिर सरफेस पे कैसे रहेंगे? सरफेस पे इस तरह रहेंगे कि सारे के सारे स्टैटिक कंडीशन में आ जाएं, और जब स्टैटिक कंडीशन में हमारे पास आ जाए तो इक्वली वे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। यानी कि मेटल के अंदर भी हमारे पास अगर सॉलिड स्पेयर है तो भी चार्ज
चार्जेस कहां पर रहेंगे, उसके सरफेस पर। दोबारा समझ ले इस चीज को, अगर हमारे पास सॉलिड मेटेलिक स्फीयर भी है, मेटेलिक की बात कर रहा हूं, और आपने उसके अंदर आपने चार्ज एंटर कराया है, तो वो अंदर वाला चार्ज मूव करते करते कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास सरफेस पर, और सरफेस पर आकर स्टैटिक कंडीशन में हो जाएगा ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, तो यानी कि इस वाले के लिए भी काम क्या होने वाला है, जो कि आप लोगों ये करेंगे। इट्स मीन्स इन तीनों के लिए हम लोग एक ही काम करने वाले हैं। तो देखो कितना इजी हो गया, बस ये काम आपके लिए डिफरेंट होगा, जो आपको अलग एक्सप्रेशन देगा। यानी कि इन तीनों को मिला के एक एप्लीकेशन बनेगी, जो काम एक का होगा वही तीनों का होगा। आपसे एग्जाम में कंडक्टिंग सेल पूछे, नॉन कंडक्टिंग सेल पूछे, या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पूछे, तो एक ही काम रहेगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पूछ लिया, तब हमारे पास अलग काम हो जाएगा। क्यों? अगर सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है और आपने अंदर चार एंटर करा दिया है, तो वो इंसुलेटिंग होने की वजह से वहां पे चार्जेस मूव नहीं करके आ सकते सरफेस पर, वे वहीं पर रहेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी नॉन इंसुलेटिंग चीज को चार्ज करना आसान है। जैसे मैंने अपने डेमो में दिखाया था ना, हम स्टिक से एक स्ट्रो को हम चार्ज कर रहे थे, या स्टिक को हम लोग चार्ज कर रहे थे, तो वो चार्ज वहीं पर रुक जाता है, वो मूव नहीं कर सकता। ओके, तो आज का जो काम है वो है इन तीनों के लिए सेम, जो कि हम लोग करने वाले हैं, जो कि स्फेरिकल सेल हो या फिर हमारे पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो। तो आज का काम ये है, और कल जो काम रहने वाला है ये भाई साहब बहुत बढ़िया काम है, बहुत भयंकर है। ओके, तो पहले ही आज के लिए हम लोग काम देखते हैं। ध्यान रहे, आपसे कंडक्टिंग या मेटेलिक सेल पूछे स्फेरिकल सेल, या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल पूछे, या हमारे पास मेटेलिक सॉलिड स्फीयर पूछे, तो सबके लिए काम क्या रहेगा, एक ही रहेगा। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम टॉपिक का नेम हम डाल लेते हैं आज का, एप्लीकेशन नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने देखो अभी अधूरा छोड़ा हुआ है उसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसके ड्यू टू, तो मैं यहां पर अभी आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मैं इसे हिस्सों में बांट देता हूं। आपसे कुछ भी पूछे, स्पेरिकल शेल, और या आपसे कुछ भी इसके अंदर पूछे, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तो ध्यान रखना, सॉलिड स्फेरिकल सेल हो तो यहां पर भी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा लगेगा, एरिया वाला, क्योंकि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कंडक्टिंग सॉलिड भी है तो भी हमारे पास एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां पे भी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है। ओके, तो आज भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो यूज होने वाली है वो कौन सी होगी, सिग्मा, दैट विल बी Q/A। तो ये हमारे पास आज भी सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होने वाली है। सबसे पहली एप्लीकेशन में हमने जो यूज किया था, सेकंड वाले में, लेंथ वाले में लीनियर, कल और परसों जो हम लोगों ने यूज किया वो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, और आज भी हमारे पास काम किसका है, ये। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कोई एक स्फेरिकल शेल है, दिस वन। क्या कह रहे हो कि टमाटर सा लग रहा है, कोई बात नहीं भाई, मैंने आपको बताया कि मेरी ड्राइंग कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है। अब स्फेरिकल सेल हमारे पास, इसमें मुझे को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप बोलते हो कि सर नेगेटिव कर लो, पॉजिटिव कर लो, जैसे आपका मन करे। मैं हमेशा पॉजिटिव को मैं प्रेफर करता हूं, मैं पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी हूं भाई, तो इसलिए पॉजिटिव को प्रेफर करूंगा। आपने देखा था पिछले एक्सप्रेशन में, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, बस सिंबल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो अंदर की तरफ क्या है, खोखला है, होलो, ध्यान रखना, अंदर की तरफ ये होलो है। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, या स्मॉल r में इसे ले लेता हूं क्योंकि अगली मुझे अब जरूरत पड़ने वाली है। ओके, नाउ अब आप सोचिए, मुझे इससे यहां पे कोई एक पॉइंट P है, ये कितनी डिस्टेंस पे, R, स्मॉल r, तो ये है, तो ये कैपिटल R में ले लेता हूं। तो ध्यान रखना, दो जगह मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहला आउटसाइड द स्फीयर और सेकंड इनसाइड द स्फीयर। ध्यान रहे, दोनों जगह पूछता है आपसे, आउटसाइड भी पूछता है और इनसाइड भी पूछता है, तो दोनों जगह अपने को निकालना है, आउटसाइड भी और इनसाइड भी। प्रोसेस सेम, अपने को चारों स्टेप ये फॉलो करने हैं। सबसे पहले गॉसियन सरफेस, सेकंड फ्लक्स, थर्ड गोस्लो, फोर्थ दोनों को इक्वल। ओके, चेक करते हैं। सबसे पहला केस समझो यूज करने वाले हैं, केस फर्स्ट आउटसाइड द सेल, यानी कि जब कैपिटल R is greater than small r. Small r is the radius of the spherical cell which is constant, and capital R is the distance of the point P which will be changed. You can increase or you can decrease. It's in your hand. Okay. Now
अब हमें इसके लिए काम करना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आपको पता है सबसे पहला स्टेप, अगर ये एक स्फेरिकल हमारे पास शेल है तो इसके चारों तरफ मेरे को एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। और मैं कैसा गॉसियन सरफेस मैं एज्यूम करने वाला हूं, एक सिमेट्री के तौर पर। सबको पता है अगर स्पेयर है तो स्पेयर से बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं एक कैसी सिमेट्री के तौर पर यहां पर एक स्पेरिकल मैं एक एज्यूम करने वाला हूं, जो कि एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज स्पेरिकल। हाँ, उसमें भी आगे जाके एंटर कर गया। ओके, ये स्पेरिकल एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ओके, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करने के लिए आप जाएंगे, अगर इस पी पॉइंट पर मैं यहां पे देखूं, पी पॉइंट पर अगर मैं इस छोटे से चार्ज की हेल्प से मैं यहां पर देखता हूं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। ये छोटा सा डी एरिया एलिमेंट मैंने लिया है, डी एरिया एलिमेंट, तो ये भी इधर। इनके बीच में एंगल कितना है, 0। आप यहां पर चेक कर लीजिए, अगर आप ये आर डिस्टेंस आप यहां पर आप इधर की साइड आप चेक करना चाहते हैं, इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है हमारे पास चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया किधर, डी इधर होगा, एंगल यहां पर भी कितना है, 0। आप इधर चेक करना चाहें आप इधर चेक कर सकते हैं। यहां से हमारे पास कैपिटल आर डिस्टेंस पे सेंटर से हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, ध्यान रहे इस चीज का। ओके, सेंटर ओ है। ओके, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर डी ए हमारे पास वो भी इधर, तो दोनों के बीच में यहाँ पर भी एंगल कितना, 0। आप कहोगे सर अब यही करते रहोगे कि आगे बढ़ो ना, हाँ तो बढ़ रहा हूँ भाई, तुम क्या क्यों रहे हो, ठीक है। तो ये आप देखोगे पूरी सिमेट्री हमारी वेरीफाई हो रही है। ईच पॉइंट पर सिमेट्रिकल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, डिस्टेंस के वाइज हमारे पास चेंज हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेडियस के लिए वो चारों तरफ सेम है। चलिए, पहला काम हमारे पास ओके हो गया है, पहला काम हमारे पास गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का था, वी हैव कंप्लीटेड। अब सेकंड काम हमारे पास क्या आता है, सेकंड काम आता है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। करते हैं भाई, क्या दिक्कत की बात है, कंप्यूट करो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को फाइंड आउट करना है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाइंड आउट करूंगा तो मेरे को क्या आपको यहाँ पे डिफरेंट सरफेस नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कैसे सरफेस है, केवल एक ही सरफेस है, तो एक से काम बन जाएगा। तो टोटल फ्लक्स मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, टोटल फ्लक्स फाई टोटल विल बी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी। ओके, सो क्लोज इंटीग्रल, अगर मैं ईच पॉइंट पर मैं इसे देखूं तो ई डी ए कोस कितना है इनके बीच में एंगल, दैट इज 0। कोस 0 कितना होता है, 1। तो बचा क्या है हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल ई में बाहर ले लेता हूं, दैट इज डी ए। सो ई ये वाला क्लोज सरफेस अपने पास है। अब ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, ये वाला क्लोज सरफेस अपने पास है। इस क्लोज सरफेस का, स्पेरिकल का जो गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया कितना होगा, ये स्पेरिकल है पूरा का पूरा, सरफेस एरिया इसका कितना होगा, बिल्कुल सही बात है, इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कौन से के लिए निकाला है, गॉसियन सरफेस हमारे पास ये वाला है। तो दैट्स आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 काम ओके हो गए, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। चलते हैं अब थर्ड काम पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो कि थर्ड हमारे पास है। ये सेकंड काम ओके हो गया, थर्ड काम क्या है, थर्ड काम बहुत सिंपल सा है, बहुत सबको पता है क्या होता है। थर्ड काम में हम सिंपल क्या लगाते हैं, अपनी गॉस इक्वेशन को हम यूज करते हैं। वे भाई साहब गॉस भाई साहब क्या कहते हैं कि फाई इज इक्वल टू जितना गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज है उसके 1/ε0 टाइम्स होता है। सो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे जरा आप बताएंगे, तो टोटल चार्ज मैंने क्या माना हुआ है, क्यू माना हुआ है, ठीक है। कितने एरिया पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्सप्रेशन को मैं 2 तरह से लिखने वाला हूं आगे जाके। पहला, मैं लिखूंगा इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में, दूसरा इसे चार्ज की टर्म में। ओके, तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को हमारे पास यहाँ पे इसे मैं चार्ज की टर्म में ही आपको रहने देता हूँ। क्यू नेट, ये अगर इस पे पूरा का पूरा चार्ज मैंने इसे क्यू बोला हुआ है, कैपिटल क्यू से मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये पूरा सारा चार्ज, ध्यान रखना, टोटल चार्ज को मैं इसे अगर क्यू बोल रहा हूँ, दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी मैं आऊंगा वापस वहां पे, ध्यान रखना, ये आपको मैं इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे काम करने के लिए ला रहा हूँ। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स। ओके, 3 स्टेप्स अपने पास पूरे हुए। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में अपने को क्या करना है, दोनों को इक्वल रखना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अब ये एक्सप्रेशन आपको बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप इससे पहले मिल चुके हो। और इससे पहले कहां मिल चुके हो, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
लेकिन यहाँ तो पॉइंट चार्ज नहीं है भाई साहब, ये तो पूरा का पूरा एक शेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भाई साहब ध्यान रखना, ये जो आर डिस्टेंस है ये इतनी बड़ी है, ये इतनी दूर है, जो पहले भी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि उसके लिए दूर से आप देखोगे कि दूर से देखा तो पॉइंट नजर आया। तो ये एक स्पेयर अपने को एक कैसा नजर आता है, सारा का सारा ऐसा नजर आता है कि सारे के सारे चार्ज कहां पे बैठे हो, इसके सेंटर पे बैठे हो, क्योंकि हमने सारी डिस्टेंस कहां से ली है, आर से ली है। तो अब इस फैक्टर पे हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में लिखा है, मैंने कहीं पर भी अभी वेक्टर क्वांटिटी का यूज नहीं किया है, स्टार्टिंग में यूज किया था, ये सब मैग्नीट्यूड में। और अगर आपको इसे वेक्टर टर्म में अगर आपको लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में आप इसे यहां पर सिंपल वेक्टर लगाकर और एन कैप दैट विल बी द डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या होगी हमेशा, अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और नेगेटिव है तो इनवर्ड, ये डायरेक्शन अपने पास होने वाली है। अब ये डिपेंड किस किस चीज के ऊपर कर रहा है, देखना जरा। 1/4πε0 कांस्टेंट, चार्ज इसके ऊपर कांस्टेंट। हाँ, अगर आप चार्ज इसका आप बढ़ा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, यानी कि ई और क्यू में डायरेक्ट रिलेशन है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए मैं बात कर रहा हूं जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ दिया, तो 1/4πε0 कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, बचा कैपिटल आर। ये जितना अब आप ये कैपिटल आप इंक्रीज करेंगे, जितना आप इंक्रीज करेंगे ई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, जितना कैपिटल आर इंक्रीज होगा ई और आर में हमारे पास इन्वर्शन रिलेशन है, तो दोनों का ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल डिक्रीजिंग में। तो इसका मुझे अभी ग्राफ ड्रॉ करना बाकी है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक बार बोर्ड में इसकी ये फॉर्म ना पूछ के सिग्मा की टर्म में ये फॉर्म पूछी गई, तो मैं अब इस पूरे एक्सप्रेशन को जो अभी आपके सामने ये आए से आप नोट कर लेना, मोस्टली टाइम यही यूज होगा। लेकिन एक बार बोर्ड ने क्या काम करा, आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया और बच्चे चकरा गए कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, लेकिन वे भूल गए कि भाई ऐसा भी होता है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर जो चार्ज लिखा है ना, ये इस चार्ज को बस यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखने वाला हूँ। जरा गौर से देखना क्या होगा। ये हमारे पास जो चार्ज आया था, चार्ज को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से, ठीक है। ए किसका है, ये वाला। अब जब ये वाला ए हो गया तो इसका स्फेरिकल सेल का एरिया कितना होगा, 4π स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। सो तो मैं कितना लिखूंगा, 4π स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जब ये एक्सप्रेशन आप लिखेंगे सिग्मा इंटू 4π आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया। अब मैं इसे यहां पर बोल रहा हूं दैट इज आर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं दोनों को इक्वेट करने वाला हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जरा देखते हैं, E इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहोगे क्या क्या लेके आ रहे हैं सर, 4π से 4π फिनिश, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये टर्म में एक बार पूछ लिया गया था आपसे बोर्ड में एक्सप्रेशन कि जिसमें सिग्मा की टर्म में, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो बहुत सारी चीजें आ गई, तो आ जाने दो, डिपेंड देखते हैं कितने पे करता है। सिग्मा कांस्टेंट है पूरे सरफेस चार्ज के लिए, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आर स्मॉल आर रेडियस कांस्टेंट है, बचा गया यहाँ पर भी कैपिटल आर। सिंपल है भाई, कैसे भी आप कर लो, कान को ऐसे पकड़ लो या ऐसे घुमा के पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही जाने वाला है। ओके, तो ध्यान रखना। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में आप लिखने के लिए एन कैप आप लगा के आप डायरेक्शन इसकी हम पॉजिटिव है तो वे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। ये आपका हमारे पास पहला काम था आउटसाइड द सेल। कहोगे हे भगवान क्या तोबा तोबा, अगर ये बाहर इतना सारा काम है तो अंदर कितना करना पड़ेगा। टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। तो बाहर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना क्या आया, बाहर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया E इनवर्सली ओनली 1/r स्क्वायर, और बाकी किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये वाला काम जरा आप समझना अच्छे से। सेकंड कह रहे हो सर, अच्छे तो समझ रहे हैं, क्यों धमका रहे हो, चलो ठीक है। सेकंड वाला काम हम लोग करते हैं इनसाइड द सेल। ये भी जरा जबरदस्त काम होगा, लेकिन इसमें इतनी आपको मेहनत मैं नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझाया अच्छे से, तो इस पे जरा हम लोग अच्छे से जल्दी से देख लेते हैं। सेकंड वर्क, ये हमारे पास सबसे पहले सेकंड पोजीशन इनसाइड द सेल, इनसाइड द शेल। ओके, ये हमारे पास ये स्पेयर वही बन गया क्या इस बार, स्पेयर लग रहा है क्या, ठीक है, लग रहा है नहीं लग रहा है तो क्या करें, नहीं आता बनाना भाई। ये स्मॉल आर रेडियस का वही स्पेयर, जिस पे चार्जेस पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लाइक दैट दिस वन। ओके, अपने पास इस बार क्या करना है, पॉइंट पी इस बार कहाँ है हमारे पास, अंदर की तरफ है। सपोज करो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे,
r डिस्टेंस पे। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहोगे सर क्या, कैसे? तो भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों? इस बार जो कैपिटल आर है दैट इज लेस देन स्मॉल आर। अपने को सब पता है, वही 4 स्टेप। सबसे पहले गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल है तो कैसा गॉसियन सरफेस आएगा यहाँ पे, सिमेट्रिकली स्फेरिकली। तो ड्रॉ करो, ये लिया जी, ड्रॉ करने गए, चलो भाई तो लगाओ जी यहाँ पे ज़रा। हम लोग अगर देखेंगे ये जो पी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए दोनों के दोनों हमारे पास किसी पॉइंट पे आप देखें दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा। आप यहाँ पर देख लें, आप इधर देख लें, आप इधर देख लें, कहीं पर भी आप चेक कर लें, हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। सो चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारे पास गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, फाई टोटल सेम काम, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए का मतलब हमारे पास ई डी ए कोस 0 1 हो जाएगा, ई बार दैट इज इंटीग्रल ऑफ डी ए। क्लोज वाले के ले रहे हैं हम क्वेश्चन की, कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पहले वाला बिल्कुल सेम काम कहोगे सर, अरे बहुत इजी, बहुत सिंपल। अब इससे भी इजी यूज होगा, क्या यूज होगा, 5 थर्ड स्टेप 5 बाई किसकी वजह से, गॉस थ्योरम की वजह से। वो क्या कहता है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज है, नजर आ रहा है क्या आपको? सारा चार्ज कहाँ है, बाहर है। क्या अंदर कोई चार्ज है? नहीं है। तब चार्ज नहीं है तो दैट इज 0। तो यानी कि गॉस थ्योरम कहती है फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया था, 0। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड E into 4 pi r square should be equal to 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड should be equal to 0। यानी कि इनसाइड द शेल कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, या फिर हमारे पास कंडक्टिंग स्पेयर ही क्यों ना हो, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 रहता है कंडक्टर के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट 0 है, यानी कि बाहर चार्जेस रहेंगे, वे अपना इफेक्ट देंगे, अंदर की तरफ कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। दैट प्रोसेस इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, तो ये हमारे पास 2 एप्लीकेशंस थी जो कि आप लोगों से 2 केस थे, जिनमें दोनों केस के बेसिस पे आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले केस के बाद अब दूसरे केस के बाद अब मैं इनका एक बार जरा ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास इधर की तरफ जो हमारे पास डिस्टेंस है आर, जो हमारे पास कैपिटल आर वेरी है, वो हम ले रहे हैं। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पर एक मैं स्पेयर ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ओके, तो जरा आप देखिए, क्या यहां तक स्मॉल आर रेडियस तक क्या अपने को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर मैं ले रहा हूं यहाँ पर, क्या स्मॉल आर अंदर की तरफ पूरा का पूरा इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। उसके बाद सरफेस पे आने के बाद, अब सरफेस पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे एक्सप्रेशन हमने निकाला था, सरफेस पे कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कुछ वैल्यू देगा। ओके, सो तो ये पोर्शन से हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब इसके बाहर हमारे पास ई कैसा आया था, इनवर्सली आर स्क्वायर के, तो यहां से दैट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट विल शो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये पोर्शन आर है जो कि इसकी रेडियस है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहाँ से हमारे पास वो डिक्रीजिंग, ये आपका ग्राफ है। इतना काम आपसे पूछा जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इसके बेस पे एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपको खोल सोल्व करना है और सोल्व करके मुझे सेंड करना है। बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 21 और 21 क्वेश्चन में हमारे पास और 22 भी है, दोनों के दोनों है। क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान रहे कुछ भी रहे, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो हमारे पास तो भी सेल की तरह रहेगा और कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है तो भी तो सेल है ही है। A conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge if the electric field 20 cm from the center of the sphere गिवन किया है आपको। क्या पूछा है, इस बार नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये रेडियस के अलोंग आउटवर्ड, और अगर यही नेगेटिव कर दूं तो रेडियस के अकॉर्डिंग इनवर्ड, तो इसे हम रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी के एडिशनल से ऊपर तक के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म हो जाएंगे जो कि आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क करके मुझे भेजना है। मिलते हैं कल एक लास्ट काम के साथ, इस चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकल वर्क जो कि एक तरह से ऑफिशियली जो कि हमारे पास नॉन कंडक्टिंग वाला बचा हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच।